हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिस्ट्री से सेकंड चैप्टर के फोर्थ पार्ट को। तो देखिए, चैप्टर का नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हिस्ट्री में जो क्वेश्चंस आते हैं इसी से रिलेटेड ज़रूर आते हैं। तो देखिए, हम डिटेल में चैप्टर को पढ़ रहे हैं और हम वन शॉर्ट वीडियो भी इस चैप्टर की बनाएंगे, जिससे कि अगर आप एक ही साथ इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके पढ़ना चाहते हैं तो हमने बहुत से पार्ट्स इसके बनाए भी हैं। और आगे हम पढ़ेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को भी। अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है आज वो है हाउ पार्टिसिपेंट सॉ द मूवमेंट। तो देखिए, जो पार्टिसिपेंट थे, जो मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उन्होंने किस एंगल से इस मूवमेंट को देखा। तो हमने स्टार्टिंग से पढ़ा कि महात्मा गांधी जो है भारत वापस आए अपनी लॉ की स्टडी कंप्लीट करने के बाद, और उन्होंने काफ़ी संघर्ष किए लोगों को यूनाइट करने के लिए, उन्हें आज़ादी दिलाने के लिए। तो यही चीज़ें हम पढ़ रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने नॉन वायलेंट मूवमेंट चलाए और उन्होंने लोगों को ज़्यादा महत्व दिया, और वो चाहते थे कि वो फ्री हो जाएं, जो ब्रिटिशर थे उनसे वो स्वतंत्र हो जाएं। तो देखिए, अब जो मूवमेंट चल रहा था, तो देखिए मूवमेंट का नाम था हमारा सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट। तो देखिए, यहाँ पर उन्होंने सॉल्ट मार्च भी किया, बहुत सारे मूवमेंट चलाए। तो देखिए, अब वो जो लोग थे जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, वो उन सभी मूवमेंट को कैसे देख रहे थे, वो सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट को कैसे देख रहे थे। तो देखिए, लेट अस नाउ लुक एट डिफरेंट सोशल ग्रुप दैट पार्टिसिपेटेड इन द सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट। तो देखिए, अब हम देखेंगे कि किस तरह से अलग अलग जो सामाजिक समूह थे, सामाजिक लोग थे, अलग अलग ग्रुप से जुड़े हुए, वो किस तरह से सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे। व्हाई डिड दे ज्वाइन द मूवमेंट, उन्होंने उस मूवमेंट को क्यों ज्वाइन किया था। व्हाट आर दियर आइडियल्स, उनके आइडियल्स क्या थे, आदर्श क्या थे, क्या सोच थी उनकी इस मूवमेंट को लेके। व्हाट डिड स्वराज मीन टू देम, और उनके लिए स्वराज का क्या मतलब था। तो देखिए, ये जानेंगे हम इस। देखिए, इन द कंट्री साइड, तो सबसे पहले उन लोगों के बारे में बताया गया है जो रूरल एरियाज में रहते थे। कंट्री साइड की बात की जा रही है। रिच पीजेंट्स कम्युनिटीज लाइक द पाटीदार्स ऑफ गुजरात एंड द जाट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले बात की गई है गुजरात के पाटीदार्स की और बात की गई है उत्तर प्रदेश के जाट की। वर एक्टिव इन द मूवमेंट, वो लोग भी इस मूवमेंट में काफ़ी एक्टिव थे। बीइंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉमर्शियल क्रॉप, तो देखिए वो जो है कॉमर्शियल क्रॉप को ग्रो करते थे। दे वर वेरी हार्ड हिट बाय द ट्रेड डिप्रेशन एंड फॉलिंग प्राइस। तो देखिए, उन्हें काफ़ी मार पड़ रही थी, ये जो ट्रेड घट रहा था, प्राइसेस गिर रहे थे, तो काफ़ी मार उन्हें झेलनी पड़ रही थी। as their cash income disappeared, they found it impossible to the government revenue demand। अब देखिए, जो गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिशर थे, वो रिवेन्यू लेते थे उन सब से। अब जैसे ही जैसे ट्रेड कम हो रहा था, प्राइस गिर रहे थे, तो वो अपना रिवेन्यू नहीं दे पा रहे थे। एंड द रिफ्यूजल ऑफ गवर्नमेंट टू रिड्यूस द रिवेन्यू डिमांड लेड टू वाइड स्प्रेड रिसेंटमेंट। तो देखिए, अब यही कारण था कि गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि वो रेवेन्यू को जो है, वो जो डिमांड उनके सामने रखी गई कि रेवेन्यू कम कर दिया जाए, तो वो उसके लिए वो एग्री नहीं थे, उन्होंने मना कर दिया। अब ये जो मूवमेंट है इस वजह से और ज़्यादा बढ़ने लगा था। दीज रिच पीजेंट्स बिकम एंथुसियास्टिक supporter of civil disobedience movement, organizing their communities at time forcing reluctant members to participate in the boycott program। तो देखिए, अब उन्होंने क्या किया, ये जो सभी रिच पीजेंट्स थे, ये जो है सपोर्टर बन गए थे, जो सिविल डिसओबीडेंस में पार्टिसिपेट कर रहे थे ना, उन्हें सपोर्ट करने लगे थे। और उन्होंने जो है कुछ कम्युनिटीज़ ऑर्गेनाइज की, और उन्हें जो है कुछ लोगों को उन्होंने फोर्स भी किया इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। ये जो बाइकआउट प्रोग्राम चल रहा था, इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए उन मेंबर्स को वो फोर्स भी कर रहे थे। फॉर देम द फाइट फॉर स्वराज वाज द स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यू। तो देखिए, अब ये क्यों सपोर्ट कर रहे थे,
इनका मेन रीज़न था, इनका जो मतलब था और मीनिंग था इनके लिए स्वराज का, तो उनका मतलब था स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यू। वो जो हाई रेवेन्यू उनसे लिया जा रहा था ना, उसके अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे थे वो, तो उनका मतलब वहीं तक था। बट दे आर डीपली disappointed when the movement was called off in 1931 without the revenue rates being revised। तो देखिए अब वो जो है काफ़ी डिसअपॉइंट हो जाते हैं जब 1931 में ये जो मूवमेंट था इसे बंद कर दिया जाता है। बंद करने के भी कुछ रीज़न थे। सो व्हेन द मूवमेंट वाज रीस्टार्टेड इन 1932, अब जब इस मूवमेंट को दोबारा से 1932 में स्टार्ट किया गया, मैनी ऑफ दैम रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट। अब पहले तो वो काफ़ी बढ़ चढ़ कर उत्साहित होकर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने जो है इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए मना कर दिया था। द पुअर पीजेंट्री वर नॉट जस्ट इंटरेस्टेड इन द लोवरिंग ऑफ द रेवेन्यू डिमांड। तो देखिए अब जो छोटे गरीब किसान थे वो केवल ये जो डिमांड थी ना, इसको कम करने में ही इंटरेस्ट नहीं रख रहे थे। मैनी ऑफ दैम वर स्मॉल टेनेंट्स कल्टिवेटिंग लैंड दे हैड रेंटेड फ्रॉम लैंडलॉर्ड। तो देखिए इनमें बहुत सारे किसान ऐसे थे जो जमींदारों से, जिन्होंने जमीन को किराए पे ले रखा था और उस पर खेती करते थे। एज द डिप्रेशन कंटिन्यूड एंड कैश इनकम ट्वेल्थ। तो देखिए जैसे ही जो डिप्रेशन था वो बढ़ने लगा और उनकी जो कैश इनकम थी वो ख़त्म हो गई। द स्मॉल टेनेंट्स फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू पे दियर रेंट। तो देखिए अब उन्हें काफ़ी मुश्किल होने लगी अपना रेंट चुकाने में। दे वांटेड टू अनपेड रेंट टू द लैंडलॉर्ड टू बी रिमिटेड। तो देखिए वो क्या चाहते थे कि उन्हें जो है लैंडलॉर्ड को वो रेंट ना देना पड़े। दे जॉइन द वेराइटी ऑफ रेडिकल मूवमेंट, और इसीलिए उन्होंने जो है कुछ मूवमेंट ज्वाइन करने शुरू कर दिए थे। ऑफन लेड बाय सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट। तो देखिए कुछ ऐसे मूवमेंट उन्होंने ज्वाइन करने शुरू कर दिए थे जो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट के द्वारा चलाए जा रहे थे। एप्रीहेंसिव ऑफ राइजिंग इशू दैट माइट अपसेट द रिच पीजेंट्स एंड लैंडलॉर्ड। तो देखिए अब ये जो इशू बढ़ रहा था, इससे जो पीजेंट्स थे, रिच पीजेंट्स और लैंडलॉर्ड थे, वो अपसेट हो गए थे, वो गुस्सा हो गए थे। द कांग्रेस वाज अनविलिंग टू सपोर्ट नो रेंट। और जो कांग्रेस थी वो भी नहीं चाहती थी और वो सपोर्ट नहीं करना चाहती थी उन पुअर पीजेंट्स को। वो नहीं चाहती थी कि नो रेंट कैंपेन में हो जगह जगह पर। सो द रिलेशनशिप बिटवीन द पुअर पीजेंट्स एंड द कांग्रेस रिमेन अनसर्टेन। तो देखिए यही कारण था कि जो पुअर पीजेंट्स थे और कांग्रेस था, उनके बीच में क्योंकि वो तैयार ही नहीं थे इस चीज़ के लिए, उनके बीच का जो संबंध था वो खराब हो गया था। क्योंकि यहाँ पर कंडीशन ऐसी आ गई थी, जो पुअर पीजेंट्स थे वो तो रेंट देना नहीं चाहते थे और जो रिच पीजेंट्स थे वो रेंट लेना चाहते थे उनसे, क्योंकि वो उनकी ज़मीन को बोते थे। तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा मैटर जो है खड़ा हो गया था और जो कांग्रेस थी वो पुअर पीजेंट्स को सपोर्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि उन्हें डर था कि जो रिच पीजेंट्स है वो उस चीज़ से नाराज़ हो सकते हैं। व्हाट अबाउट द बिजनेस क्लासेस। तो देखिए अभी तक तो हमने पढ़ा पीजेंट्स के बारे में कि रिच पीजेंट्स क्या चाहते थे, पुअर पीजेंट्स क्या चाहते थे और उनका क्या मतलब था इस मूवमेंट से। ठीक है, तो देखिए अभी हम पढ़ेंगे बिजनेस क्लासेस के बारे में। हाउ डिड दे रिलेट टू सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट। वो किस तरह से जुड़ते हैं इस सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट से। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान इंडियन मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट हैड मेड ह्यूज प्रॉफिट एंड बिकम पावरफुल। तो देखिए ये जो उद्योगपति थे, ये जो व्यापारी थे, इन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिला था जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला और वो जो है काफ़ी पावरफुल बन गए थे। आप चैप्टर 5 में इसे पढ़ेंगे। कीन ऑन एक्सपेंडिंग दियर बिजनेस keep on expanding their business, they now react against colonial policies that restricted business activities। तो देखिए वो क्या चाहते थे, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते थे। अब वो जो है ये जो कॉलोनियल पॉलिसीज थी ना, इसके अगेंस्ट रिएक्ट करती हैं। दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन गुड। तो देखिए वो चाहती हैं कि उन्हें जो है सपोर्ट, प्रोटेक्शन मिले। ये जो फॉरेन गुड था, इंपोर्ट हो रहा था, उसके अगेंस्ट उन्हें प्रोटेक्शन मिले। एंड
एंड ए रुपी स्टार्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो दैट वुड डिस्करेज इम्पोर्ट। तो देखिए वो ऐसा भी चाहते थे कि ये जो फॉरेन एक्सचेंज रेशियो हो वो ऐसा हो जिससे कि इम्पोर्ट को बढ़ावा ना मिले, वो डिस्करेज हो। टू ऑर्गेनाइज बिजनेस इंटरेस्ट दे फॉर्म द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस इन 1920। तो देखिए 1920 में इन्होंने इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस की स्थापना की एंड द फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, जिसे हम कहते हैं फिकी, इन 1927। तो देखिए उन्होंने जो है इनको ऑर्गेनाइज किया, लीड बाय, और जो किसके द्वारा लीड की जा रही थी, प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट। तो देखिए बड़े बड़े जो उद्योगपति थे, फेमस उद्योगपति जो थे, उनके द्वारा उसे लीड किया जा रहा था। तो देखिए यहाँ पर कुछ नाम भी दिए गए हैं, जैसे कि पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास और जीडी बिरला। तो देखिए ऐसे कुछ उद्योगपति थे जो इसे सपोर्ट कर रहे थे। द इंडस्ट्रियल industrialized attack colonial control over the Indian economy and support the civil disobedience movement। तो देखिए इन लोगों ने बिल्कुल खुलकर सपोर्ट किया इस सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट को, व्हेन इट वाज फर्स्ट लॉन्च, जब इसे पहली बार लॉन्च किया गया। दे गेव फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड रिफ्यूज टू बाई और सेल इम्पोर्ट्स गुड। तो देखिए इन्होंने फाइनेंशियल सपोर्ट भी दी और इन्होंने जो सामान इंपोर्ट करके आता था उसे बाई करने और सेल करने के लिए मना कर दिया। मोस्ट बिजनेसमैन कम टू सी स्वराज एज अ टाइम व्हेन कॉलोनियल रेस्ट्रिक्शन ऑन बिजनेस वुड नो लॉन्गर एग्जिस्ट एंड ट्रेड एंड इंडस्ट्री वुड फ्लोरिश विदाउट कंस्ट्रेंट्स। तो देखिए अधिकांश जो व्यापारी थे वो स्वराज को इस तरह से देखने लगे थे, जैसे कि जब व्यापार होगा तो कोई भी प्रतिबंध वहाँ पर मौजूद नहीं होंगे और व्यापार और उद्योग बिना किसी बाधा के फलने फूलने लगेगा, वो ऐसा सोचने लगे थे। बट आफ्टर द फेलियर ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, लेकिन जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है फेल हो जाता है, बिजनेस ग्रुप वर नो लॉन्गर यूनिफॉर्मली एंथुसियास्टिक। तो देखिए यहाँ पर जो बिजनेस ग्रुप थे अब वो जो है उतने जोश से उस मूवमेंट में यूनिफॉर्म होकर नहीं आते थे, हैं एकता से नहीं आते हैं। देवर एप्रीहेंसिव ऑफ स्प्रेड ऑफ मिलिटेंट एक्टिविटीज। तो देखिए वो जो हैं अब हिंसावादी जो गतिविधियां थी वो करने लगे थे। एंड वरीड अबाउट द प्रोलॉन्ग्ड डिसरप्शन of business as well as the growing influence of socialism amongst the younger member of the Congress। और देखिए व्यापार के लंबे समय तक बाधित होने के साथ साथ बढ़ते प्रभाव से भी वो काफी चिंतित थे। The industrial working class did not participate in the civil disobedience movement in large number। तो देखिए इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास जो थी वो इस मूवमेंट में ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लार्ज नंबर में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, क्या किसे छोड़कर, एक्सेप्ट इन नागपुर रीजन। एज द इंडस्ट्रियलाइजिस्ट कम क्लोजर टू कांग्रेस वर्कर स्टेट अलोव। तो देखिए इंडस्ट्रियलाइजिस्ट जो थे वो कांग्रेस के पास आ रहे थे, जबकि जो वर्कर थे वो थोड़ा दूरी बनाए हुए थे। बट इन स्पाइट ऑफ दैट, लेकिन इन सब के बावजूद, सम वर्कर डिड पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट। तो कुछ वर्कर ऐसे थे जो पार्टिसिपेट कर रहे थे सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट में, selectively adopting some of the ideas of Gandhian program like boycott of foreign goods as part of their own movements against low wages and poor working condition। तो देखिए कुछ चीज़ों को लेकिन वो बायकॉट कर रहे थे, जैसे कि जो फॉरेन गुड था उसे बायकॉट कर रहे थे जो लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, और वो उन मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, जैसे लो वेजेस को लेकर था, पुअर वर्किंग कंडीशन को लेकर था। तो इन सब में वो इन सब के लिए वो पार्टिसिपेट कर रहे थे। देयर आर स्ट्राइक्स बाय रेलवे वर्कर्स इन 1930 एंड डॉक वर्कर्स इन 1932। तो देखिए यहाँ पर जो रेलवे वर्कर थे, डॉक वर्कर थे, वो यहाँ पर स्ट्राइक पर जा रहे थे इन 1930 में और 1932 में। 1930 थाउजेंड ऑफ वर्कर्स इन छोटा नागपुर टिन माइंस वोर गांधी कैप्स
and participated in protest rallies and boycott campaigns। तो देखिए यहाँ पर 1930 में जो हजारों वर्कर थे छोटा नागपुर से, उन्होंने क्या किया, गांधी की कैप को पहना और वो जो है इस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करने लगे और पार्टिसिपेट कर रहे थे वो रैलीज में, और वो जो बायकॉट कैंपेन चलाए जा रहे थे उनमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। बट द कांग्रेस वर reluctant टू include workers' demand as part of the program of struggle. It felt that this would alienate industrialists and divide the anti-imperial force। लेकिन जो कांग्रेस थी वो मजदूरों की मांग को इस कार्यक्रम में शामिल करना नहीं चाहती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि जितने भी उद्योगपति हैं वो नाराज हो जाएंगे और जितनी भी ये नेशनलिज्म की ये साम्राज्यवादी विरोधी ताकतें हैं ये विभाजित हो जाएंगी, ये एक साथ मिलकर काम नहीं कर पाएंगी। अनदर इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ civil disobedience movement was the large scale participants of women। तो देखिए यहाँ पर और आगे बताया गया है अनोदर कुछ और इम्पोर्टेंट फीचर हैं सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट के। वो क्या है कि उसमें लार्ज नंबर में जो वुमेन थी वो पार्टिसिपेट कर रही थी। ड्यूरिंग गांधी जी सॉल्ट मार्च थाउजेंड ऑफ वुमेन कम आउट ऑफ दियर होम। तो देखिए हजारों औरतें उस दौरान अपने घरों से बाहर आती हैं टू लिसन हिम, गांधी जी को सुनने के लिए। दे पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट मार्चेस। तो देखिए वो जो प्रोटेस्ट मार्चेस होते हैं उनमें वो पार्टिसिपेट करती हैं। मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट, सॉल्ट को बनाती हैं। पिक्टेड फॉरेन क्लॉथ्स एंड लिक्विड सोप। तो देखिए जितने भी फॉरेन क्लॉथ्स होते हैं, जितनी भी वाइन की शॉप होती हैं, अल्कोहल शॉप होती हैं, उन्हें वो बाइकआउट करती हैं, बंद करती हैं। मैनी वेंट टू जेल। तो देखिए बहुत सी औरतें ऐसी भी थी जो जेल में गई। इन अर्बन एरियाज दीज वुमेन वर फ्रॉम हाई कास्ट फैमिलीज। तो देखिए अर्बन एरिया में ये जो वुमेन थी, ये जो औरतें थी, ये सभी हाई कास्ट फैमिली से बिलोंग करती थी। इन रूरल एरियाज दे कम फ्रॉम रिच पीजेंट्स हाउस होल्ड। और रूरल एरियाज में जो ये वुमेन थी ये जो रिच पीजेंट्स थे वो उनके घरों से आती थी। मूव्ड बाय गांधी जी's कॉल दे बिगेन टू सी सर्विस टू द नेशन एज द सेक्रेड ड्यूटी ऑफ वुमेन। तो देखिए गांधी जी के बुलाने पर वो इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करती हैं, क्योंकि वो उनका क्या मानना था, उनका मानना था कि नेशन के लिए कोई काम करना जो है ना उनकी एक ड्यूटी है, पवित्र ड्यूटी है, वो ये मानती थी। यट दिस इंक्रीज पब्लिक रोल डिड नॉट नेसेसरली मीन बाय रेडिकल चेंज इन द वे ऑफ पोजिशन ऑफ वुमेन वाज विजुअलाइज। तो देखिए लेकिन मतलब इतना कुछ होने के बाद भी जो वुमेन की पोजीशन थी उसमें कोई बदलाव नहीं देखने के लिए मिलता है। गांधी जी वाज कन्विंस्ड दैट इट वाज द ड्यूटी ऑफ वुमेन टू लुक आफ्टर होम एंड हर्ट, बी गुड मदर एंड गुड वाइफ। तो देखिए गांधी जी का भी यही मानना था वुमेन को लेके कि ये वुमेन की ड्यूटी होती है कि वो घर की अच्छे से देखभाल करे, घर के जो मेंबर हैं उनकी अच्छे से देखभाल करें और वो एक अच्छी मदर बने और एक अच्छी पत्नी हो। And for a long time, the Congress was reluctant to allow women to hold any position of authority within the organization। तो देखिए वो जो कांग्रेस थी वो भी नहीं चाहती थी कि ये जो वुमेन हैं इन्हें किसी पोजीशन पे रखा जाए, और वो भी इस चीज़ के लिए काफ़ी लंबे समय तक इनकार करती रहती है, उन्हें कोई पोजीशन नहीं दी जाती है। इट वाज कीन ओनली ऑन दियर सिंबलिक प्रेजेंस। तो देखिए उन्हें केवल उनकी प्रेजेंस के लिए, उपस्थिति के लिए वहाँ पर अनुमति दी जाती थी, बस इतना ही उनका काम था। तो देखिए द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसओबीडेंस। तो देखिए यहाँ तक हमने जाना कि किस तरह से रिच पीजेंट्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, पुअर पीजेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, बिजनेसमैन पार्टिसिपेट करते हैं, और जो वुमेन थी वो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करती हैं। तो देखिए अब हम पढ़ेंगे द लिमिट ऑफ सिविल डिसओबीडेंस। तो देखिए क्या सीमाएं थी, ये जो मूवमेंट चल रहा था सिविल डिसओबीडेंस, इसकी क्या सीमाएं थी, क्या लिमिटेशन थी। नॉट ऑल मतलब कौन लोग ऐसे थे जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, क्या रुकावटें थी वो हम पढ़ेंगे। नॉट ऑल सोशल ग्रुप वर मूव्ड बाय द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज। तो देखिए ये जो
कॉन्सेप्ट था स्वराज का, इसमें सभी सोशल ग्रुप पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, सभी नहीं जुड़ते हैं। वन सच ग्रुप वाज नेशंस अनटचेबल। तो देखिए ऐसा ही एक ग्रुप था जो कौन सा था, अनटचेबल था, who formed around in 1930 and had begun to call themselves Dalit और oppressed। तो देखिए ये जो है कब बना था, 1930 में, और इन्होंने अपने आप को दलित या oppressed कहना शुरू कर दिया था। For long the Congress had ignored the Dalit। तो देखिए काफी लंबे समय तक जो कांग्रेस पार्टी थी उसने भी इन दलित्स को इग्नोर किया। For fear of offending the सनातनीज द कंजर्वेटिव्स हाई कास्ट हिंदूज। तो देखिए जो सनातनीज थे ना, ये हाई कास्ट हिंदूज थे, जैसे कि इसमें ब्राह्मण थे या दूसरी कास्ट के लोग थे। तो यहाँ कांग्रेस को ये डर था कि जो सनातनीज है ना, ये जो हाई कास्ट के हिंदू हैं, ये इन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे। बट महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड दैट स्वराज वुड नॉट कम फॉर 100 years इफ अनटचेबिलिटी वाज नॉट इलेमिनेटेड। तो देखिए महात्मा गांधी का ये कहना था, उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया था कि सैकड़ों साल तक भी अगर अनटचेबिलिटी नहीं गई तो वो स्वराज को हासिल नहीं कर पाएंगे। ही कॉल्ड द अनटचेबल्स हरिजन। तो देखिए जितने भी अनटचेबल थे उन्होंने उन्हें क्या नाम दिया, हरिजन का नाम दिया, और द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, जिसका क्या मीनिंग है, भगवान के बच्चे। ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सिक्योर दैम एंट्री इनटू टेम्पल एंड एक्सेस टू पब्लिक वेल, टैंक्स, रोड एंड स्कूल। तो देखिए उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट चलाया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसमें क्या सिक्योर करना था कि उनकी सिक्योरली उनकी एंट्री होगी टेम्पल में, पब्लिक वेल्स के लिए, टैंक के लिए, रोड के लिए, स्कूल के लिए, उन्हें कोई मना नहीं की जाएगी। ही हिमसेल्फ क्लीन टॉयलेट टू डिग्निफाई द वर्क ऑफ भंगी द स्वीपर, जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्वीपर कहते हैं। तो देखिए उन्होंने अपने आप से टॉयलेट साफ किए, ये जो भंगी थे इनके वर्क को डिग्निफाई करने के लिए, उन्हें उसे सम्मान देने के लिए। एंड परस्यूटेड अपर कास्ट, और उन्होंने जो है जो अपर कास्ट के लोग थे उन्हें मनाया, टू चेंज दियर हार्ट, कि वो अपना हृदय परिवर्तन करें, एंड गिव अप द सिन ऑफ अनटचेबिलिटी, और ये जो पाप है ना अनटचेबिलिटी का, इसे गिव अप कर दे, इसको छोड़ दे। But many Dalit leaders were keen on a different political solution to problem of the community. They began organizing themselves, demanding reserved seat in educational institution and a separate elector that would choose Dalit member for legislative council। तो देखिए लेकिन यहाँ पर कुछ लीडर्स थे, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिमांड रखनी शुरू कर दी कि उन्हें अलग से सीट रिजर्व की जाए उनके लिए, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो या फिर इलेक्टेटर्स को लेके भी, कि उनके अलग ही वोटर होंगे और वो अपने मतलब दलित को ही वोट करेंगे, जो दलित है वो दलित को ही वोट करें। देखिए वो उन्होंने ये डिमांड रखनी शुरू कर दी। अब देखिए पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, दे बिलीव्ड दे वुड रिसॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ दियर सोशल डिसेबिलिटी। अब उनका मानना ऐसा था अगर उन्हें पॉलिटिकल पावर मिल जाएगी तो ये जो प्रॉब्लम खड़ी है ना समाज में कि हम डिसेबल हैं, हम ये काम नहीं कर सकते, हम वेल में नहीं वेल पे नहीं जा सकते हैं, हम इंस्टीट्यूशन में नहीं जा सकते, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, उनका मानना ऐसा था। दलित पार्टिसिपेशन इन द सिविल डिसओबीडियंस वाज देयरफॉर लिमिटेड, particularly in the Maharashtra and Nagpur region where their organization was quite strong। और देखिए यही कारण था कि ये जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था ना, इसमें दलितों की जो भागीदारी थी, उनका जो पार्टिसिपेशन था वो बहुत लिमिट में था, बहुत कम था। और खासकर बात की जा रही है यहाँ पर महाराष्ट्र और नागपुर की, जहाँ पर इनका जो संगठन था ना वो काफ़ी मजबूत था। तो देखिए यहाँ के लोग बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अब देखिए हम पढ़ते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में, हु ऑर्गेनाइज द दलित इनटू द
depressed classes association in 1930 clash with Mahatma Gandhi at the second round table conference by demanding separate electorates for Dalit। तो देखिए यहाँ पर अब क्या हुआ था, एक और कारण था कि जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी तो महात्मा गांधी और जो बी आर अम्बेडकर थे ना, इनका आमना सामना हुआ, इनके बीच कुछ क्लैश आ जाता है। तो यहाँ पर जो है जो भीमराव अंबेडकर थे ना, वो डिमांड कर रहे थे उन्हें अलग से जो वोटर हैं वो दिए जाए दलित के लिए, और दलित ही उनका नेता हो। तो देखिए यहाँ पर कुछ ना कुछ उनके बीच में क्लैश आ जाता है। When the British government considered अम्बेडकर डिमांड, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उसने अम्बेडकर की डिमांड को मान लिया था, क्योंकि वो तो चाहते थे कि अलग अलग हो, ये एक साथ मिलकर ना हो आए। गांधी जी बिगेन टू फास्ट अनटू डेथ, लेकिन इस बात पर गांधी जी ने फास्ट रखना शुरू कर दिया था और उन्होंने जो है बोल दिया था कि वो मरने तक इस व्रत को नहीं खोलेंगे। ही बिलीव्ड दैट separate electors for Dalit would slow down the process of their integration into society। देख, क्योंकि गांधी जी का ऐसा मानना था अगर इनके अलग से वोटर्स हो जाएंगे तो क्या होगा कि ये जो मूवमेंट चल रहा है ना, ये स्लो डाउन हो जाएगा, ये प्रोसेस जो है काफ़ी स्लो डाउन हो जाएगा और हम इसे पूरा नहीं कर पाएंगे। अम्बेडकर ultimately accepted Gandhiji's position and the result was the पूना एक्ट ऑफ सितंबर 92। तो देखिए गांधी जी की बात को अंबेडकर मान लेते हैं और जो रिजल्ट होता है उसका वो क्या होता है, पूना पैक्ट होता है सितंबर 1932 का। तो देखिए इसमें क्या बातें होती हैं, इट गेव द डिप्रेस्ड क्लास, जिसे हम अभी क्या कहते हैं, शेड्यूल क्लास कहते हैं, ST SC ये सब कहते हैं, रिजर्व सीट फॉर प्रोवेंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो देखिए यहाँ पर बात हो जाती है, जो पैक्ट होता है, ये जो समझौता होता है, इसमें दोनों के बीच में बात हो जाती है कि उन्हें जो है सीट, रिजर्व सीट दे दी जाएंगी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में उन्हें रिजर्व सीट दे दी जाएंगी, बट दे वर टू बी वोटेड इन बाय द जनरल इलेक्टोरेट्स। तो लेकिन बात यहाँ पर रखी जाती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा कि जैसे जो दलित है वो दलितों को ही वोट देंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो वोटर्स होंगे वो जनरल होंगे, कोई भी किसी को भी वोट कर सकता है। द दलित मूवमेंट हाउएवर कंटिन्यू टू बी एप्रीहेंसिव ऑफ द कांग्रेस लेड नेशनल मूवमेंट, लेकिन देखिए अभी भी कहीं ना कहीं उनके मन में आशंका बनी रहती है। अब देखिए हम पढ़ते हैं, यहाँ पर हमने दलित के बारे में पढ़ा। सम ऑफ द मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया वर ऑल्सो ल्यूकवार्म इन दियर रेस्पॉन्स टू द सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट। तो देखिए कुछ ऐसी मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी थी जो इस सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट उतना नहीं कर रहे थे। आफ्टर द डेक्लाइन ऑफ नॉन कॉरपोरेशन खिलाफत मूवमेंट, हमने पढ़ा था ऊपर कि ये जो नॉन कॉरपोरेशन और खिलाफत मूवमेंट है एक साथ कंबाइंड हुए थे और दोनों चले थे। तो देखिए जब ये डेक्लाइन हो गया, इसका पतन हो गया, ए लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम फेल्ट एलिनेटेड फ्रॉम द कांग्रेस। तो देखिए इन्हें जो है ऐसा लग रहा था कि जो कांग्रेस है वो उन्हें सपोर्ट नहीं कर रही है, उससे अलग थलग वो लग रहे थे। फ्रॉम द मिड 1920s द कांग्रेस कम टू बी मोर विजिबल एसोसिएटेड विद ओपनली हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप लाइक द हिंदू महासभा। तो देखिए जो 1920 की बात है, कांग्रेस में क्या दिखाई दे रहा था, क्या स्पष्ट रूप से दिख रहा था कि वो हिंदू रिलीजियस से ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर एक नेशनलिस्ट ग्रुप था जैसे कि हिंदू महासभा, तो ऐसा लग रहा था कि जो कांग्रेस है ना उसमें हिंदू ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसमें हिंदू जो है वो ही ज़्यादा थे। एज रिलेशन बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम रोजन, तो देखिए इसी की वजह से जो हिंदू और मुस्लिम का आपस में रिलेशन था वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। ईच कम्युनिटीज ऑर्गेनाइज रिलीजियस प्रोसेसन विद मिलिटेंट फ्रेवर। तो देखिए यहाँ पर क्या देखने के लिए मिलता है, ये जो दोनों कम्युनिटी थी, दोनों जो समाज थे यानी कि हिंदू और मुस्लिम, ये क्या करते हैं, ये धार्मिक प्रोसेसन करते हैं और उसमें जो है बहुत सारी हिंसक एक्टिविटीज़ की जाती हैं। प्रोवोकिंग हिंदू मुस्लिम कम्यूनल क्लासेस एंड
राइट टू वेरियस सिटीज़। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, अगर हिंदू कोई मोर्चा निकाल रहे हैं तो वो मुस्लिम के बारे में कुछ बुरा कहते थे, अगर मुस्लिम निकाल रहे हैं तो वो हिंदू के बारे में कुछ बुरा कहते थे, जिससे कि बहुत सारे सिटीज़ में क्या हो रहा था, अलग अलग शहरों में ये जो क्लास था ना ये बढ़ता चला जा रहा था। एवरी राइट डिपेंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू कम्युनिटीज़। तो देखिए जैसे जैसे ये मोर्चे निकाल रहे थे तो इससे क्या हो रहा था, दोनों कम्युनिटीज़ में काफ़ी डिस्टेंस आ जाता है, उनमें बहुत ज़्यादा बड़ी दरार आ जाती है। द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग मेड एफर्ट टू renegotiate an alliance and in 1927 it appeared that such a unity could be forced। तो देखिए अब जो कांग्रेस है और मुस्लिम लीग है ये फिर से एक समझौता करने की कोशिश करते हैं। The important difference were over the question of representation in the future assemblies that were to be elected। अब जैसे दलित का मैटर था बिल्कुल वैसा ही मैटर यहाँ पर सामने आता है। तो देखिए यहाँ पर भी क्वेश्चन यही उठ जाता है कि असेंबली में सीटें कैसी होंगी, किस तरह से इलेक्शन होगा और कितनी सीटें मिलेंगी। तो देखिए मोहम्मद अली जिन्ना वन ऑफ द लीडर्स ऑफ द मुस्लिम लीग, तो मोहम्मद अली जिन्ना जो है मुस्लिम लीग के एक लीडर थे, वाज विलिंग टू गिव अप द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टेटर्स इफ मुस्लिम वर एश्योर्ड रिजर्व सीट इन द सेंट्रल असेंबली एंड रिप्रेजेंटेशन इन द प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन इन द मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंस बंगाल एंड पंजाब। तो देखिए यहाँ पर जो मोहम्मद अली जिन्ना थे ना, उन्होंने कह दिया था कि वो अपनी डिमांड को वापस ले सकते हैं, ये जो सेपरेट इलेक्टेटर्स की जो डिमांड है उसे वो वापस ले लेंगे अगर उन्हें जो है आश्वस्त किया जाए कि उन्हें कुछ सीटें जो है सेंट्रल असेंबली में रिजर्व हो जाएंगी उनके लिए, और जितने भी मुस्लिम बाहुल्य प्रदेश थे जिसमें मुस्लिम लोग ज़्यादा रहते थे वहाँ पर उन्हें सीट रिजर्व कर दी जाएंगी। तो उनका ये कहना था कि तब वो अपनी इस डिमांड को वापस ले लेंगे। नेगोशिएशंस ओवर द क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटेशन कंटिन्यूड बट ऑल होप ऑफ रिजॉल्विंग द इशू एट ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इन 1928 disappear when M.R. Jayakar of Hindu Mahasabha strongly opposed effort at compromise। तो देखिए अभी ये जो पूरा समझौता था ये चल रहा था, ये सारी मतलब ऐसी आशा बनी हुई थी कि ये कुछ ठीक हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा सब कुछ, लेकिन यहाँ पर एक और नेता निकल कर सामने आते हैं जिनका नाम है M.R. जयाकर, जो हिंदू महासभा के एक स्ट्रांग लीडर थे। वो जो है इस कॉम्प्रोमाइज़ के लिए बिल्कुल मना कर देते हैं, वो कह देते हैं कि कोई सीट रिजर्व नहीं होगी। तो ये पूरा सारा मामला डिसमिस हो जाता है। व्हेन द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड देयर वाज दस एन एटमॉस्फेयर ऑफ सस्पिशियन एंड डिस्ट्रस्ट बिटवीन कम्युनिटीज़। तो देखिए इस समय जब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चल रहा था ना, तो देखिए एटमॉस्फेयर कैसा था कि कोई भी किसी पर विश्वास नहीं करता था, सब एक दूसरे पर एक दूसरे अलग अलग समुदाय थे वो एक दूसरे पर शक करते रहते थे। alienated from the Congress, large section of Muslim could not respond to call for the united struggle. Many Muslim leaders and intellectuals expressed their concern about the status of Muslim as the majority within India। तो देखिए अब बहुत सारे लीडर्स कैसे थे, अब ये जो पूरा मैटर चल रहा था इसमें ये जो यूनाइटेड स्ट्रगल चल रहा था, लोग एक साथ जुड़ के अपोज कर रहे थे ब्रिटिशर के विरुद्ध। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे मुस्लिम लीडर ऐसे थे जिन्हें डर बना हुआ था, उन्हें चिंता थी कि जो मुस्लिम हैं उनकी संख्या तो काफ़ी कम है, वो माइनॉरिटी में है इंडिया में। तो देखिए दे फियर्ड, उन्हें डर था दैट द कल्चर एंड आइडेंटिटी ऑफ माइनॉरिटीज़ वुड बी सबमर्ज अंडर द डोमिनेशन ऑफ ए हिंदू मेजॉरिटी। तो देखिए हिंदू जो है वो ज़्यादा संख्या में थे, उनकी मेजॉरिटी थी, तो देखिए उन्हें ये डर था कि उनका जो कल्चर है और उनकी जो पहचान है माइनॉरिटी होने की वजह से वो सबमर्ज हो जाएगी, यानी कि वो बिल्कुल विलुप्त हो जाएगी। तो उनका ऐसा मानना था, कहीं ना कहीं उन्हें अपने कल्चर का, अपनी आइडेंटिटी का भी डर था। तो देखिए इस तरह से वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो देखिए हमने जाना कि यहाँ पर रिच पीजेंट्स,
पुअर पीजेंट्स किस तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट में और किस तरह से रुकावट बनती हैं। और आगे हमने पढ़ा मुस्लिम के बारे में, जो मुस्लिम लीग थे, कुछ लीडर्स थे, वो भी नहीं चाहते थे कि वो खुलकर सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करें। तो आज की वीडियो को हम यहीं करते हैं कंप्लीट। आने वाली वीडियो में चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आई होप चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।